वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात बिहार की होगी। बिहार में एक बार फिर दिलचस्प सियासी तकरार जारी है। मामला नीतीश कुमार के उस वीडियो से जुड़ा हुआ है जिसमें वो अधिकारियों के पैर छूने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर अटैक किया। तेजस्वी यादव ने एक ही वीडियो को 5 बार पोस्ट किया और लिखा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, अशक्त, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार, मजबूर, शायद इसमें और 2-4 शब्द मजबूर के सिनोनिम अगर वो जोड़ सकते होते तो शायद वो भी वो जोड़ देते। अगर कोई मुख्यमंत्री होगा जो बीडीओ, एसडीओ, थानेदार से लेकर वरीय अधिकारियों और यहां तक कि संवेदक के निजी कर्मचारी के सामने भी बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। तेजस्वी ने आगे ये भी लिखा कि बिहार में कर्मचारी तक मुख्यमंत्री की नहीं सुनता क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये 43 सीट वाली तीसरे नंबर की पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने जिस तस्वीर को लेकर ये तमाम आरोप लगाए हैं वो वीडियो इस वक्त हम भी आपके सामने रख रहे हैं। तेजस्वी यादव देखिए क्या आरोप लगा रहे हैं, वो पहले आप ये पूरा वीडियो देखें। सर राघोपुर का कनेक्टिविटी हो जाएंगे सर। नहीं सर ऐसा मत कीजिए सर। वाकई में देखिए ये तस्वीर हैरान तो करती है कि क्यों इस तरीके से एक मुख्यमंत्री को ये करना पड़ रहा है। अगर कोई अधिकारी अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है तो उसे तो मुख्यमंत्री को डांटना चाहिए, डपटना चाहिए, उसे उसकी जिम्मेदारियों को याद दिलाना चाहिए। लेकिन इसके उलट नीतीश कुमार की ये बॉडी लैंग्वेज, जिसे अवधेशी तेजस्वी यादव ये कह के बता रहे हैं कि शासन में इकबाल खत्म हो गया है। नहीं तो तेजस्वी यादव ने भी इसी 43 विधायकों के नेता को मुख्यमंत्री बनाया था, वो उप मुख्यमंत्री के रूप में थे। तो उस समय और आज में उस समीकरण में क्या अंतर आ गया है ये बता रहा है। देखिए बिहार में काम करने की जो संस्कृति है, जो नीतीश कुमार ने स्वयं 2005 से 10 में पैदा किया था, उन्होंने स्वयं अपने पाप से इसको ध्वस्त किया है। क्योंकि उनको जब नरेंद्र मोदी के समानांतर देश में खड़ा होकर और हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे, जब 2010 से उनको एक मानसिक बीमारी पैदा हो गई और जिस ढंग से वो काम करने लगे हैं तो प्रशासन ध्वस्त हुआ। ये बता रहा है कि मुख्यमंत्री कितना परेशान है। जयप्रकाश जी के नाम पर ये तो मान लीजिए एक विनम्रता है, जो प्रधानमंत्री का ये है कि एक विनम्रता है, मालूम नहीं इसके पीछे क्या बात हुई है। लेकिन जो जयप्रकाश जी के नाम पर एक पुल और पथ बन रहा है, उसका बार बार उसका जो अंतिम डेडलाइन है उसको आगे बढ़ाने की नौबत आ रही है। उसमें से एक पार्ट का ये उद्घाटन करने आए थे, बाकी बचा हुआ काम है। वो पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा है। इंजीनियर बोल रहा है कि सर तेजी से काम हो रहा है, फाइनल क्यों नहीं हो रहा है। तो गुस्से में उठ के जा रहे हैं, तो क्या मैं आपका आइए मैं पैर ही छू लेता हूं तब आप पूरा करेंगे। तो ये एक खींचे हुए मुख्यमंत्री जिनके कहने के बावजूद शायद काम नहीं हो रहा है, ये बिहार के काम की संस्कृति बताता है। और यह केवल पथ निर्माण विभाग में ही नहीं होगा, अन्य विभागों की स्थितियां बनी है। और जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव या लालू जी को छोड़ के आए थे, उसके पीछे बड़ा कारण यही था कि इनके आदेश के पालन नहीं होते थे, अधिकारी वहां जाने लगे थे, जो काम में चाहते थे वो थोड़ा दूसरे ढंग से नहीं होने लगा था। तो वहां से जो निकल के आए हैं, काम की वही संस्कृति थी जिसके लिए लालू जी के राज्य को पटना हाई कोर्ट ने एक समय कहा था कि यह जंगल राज है। तो उसके ये थोड़े बहुत प्रमाण हमको ये दिखाई दे रहे हैं। बाकी मुख्यमंत्री के इस समय अनेक बातें जो विधानसभा में बोले, जैसे उन्होंने जीतनराम मांझी को तुम कहना शुरू किया, इसको तो हमने मुख्यमंत्री बना दिया। तो एक मानसिक संतुलन की भी उस समय स्थिति दिख रही थी कि किस प्रकार का बयान दे रहे थे। देखकर लेकिन ये तो अगर कोई अधिकारी अपना काम समय पर पूरा नहीं कर रहा है तो हर्षवर्धन जी उसे डपटा जा सकता है, डांट लगाई जा सकती है। हमने तो ट्रांसफर पोस्टिंग होते हुए भी देखा है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री का वो जो होता है ना, एक रौला होता है, एक ताकत होती है, एक रसूख होता है। क्या उसमें कोई कमी आ गई है कि अधिकारी डरता नहीं है या काम पूरा नहीं कर रहा है? देखिए तेजस्वी जो कह रहे हैं वो राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष के नेता हैं तो राजनीति ही करेंगे, उनको करना ही चाहिए। लेकिन इसमें क्या किसी को संदेह है कि नीतीश कुमार की जो जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री के पद के तौर पर जो प्रभाव वाली स्थिति होनी चाहिए वो नहीं रही है?
वो लगातार खत्म होती रही। वो भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल से भाजपा, भाजपा से फिर राष्ट्रीय जनता दल और फिर भारतीय जनता पार्टी, तो कहां से रहेगी? नीतीश कुमार की साख समाप्त हो चुकी है, विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन बिहार के लोग खुद भी उसमें हिस्सेदार हैं। आप किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए ना, अगर लालू जी के हिस्से जंगल राज आया तो उनके हिस्से आया, किसी को आप दीजिए तो एक बार पूरी सरकार चलाने के लिए 5 साल में आपके पास सरकार बदलने का अधिकार है। यहां तो 20 साल हो गए, 20 साल से सरकार बदलती है, मुख्यमंत्री नहीं बदलता है। सारा कुछ भी हो जाए लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। और मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, मुझे जो दिखता है इसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के योग्य नहीं दिखते हैं। ये बिहार का दुर्भाग्य है कि जो व्यक्ति इस मानसिक स्थिति में नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद के साथ जो उस दायित्व का निर्वहन कर सके, उसको वो मुख्यमंत्री के तौर पर झेल रहे हैं, और वो भी लगातार लंबे समय से झेल रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि बिहार का दुर्भाग्य है। बिहार को 2025 में इस बारे में सोचना चाहिए। ये कोई अधिकारी का पैर छू लेना, किसी से गुस्सा हो जाना, कहीं और हो जाना, ये उसके बाई प्रोडक्ट है। मूल बात यह है कि बिहार वहीं रुका हुआ है, जड़ हो गया है, उसको चेतन होने की जरूरत है। देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है, दुनिया भर में उनकी प्रतिभा काम कर रही है, अपने यहां काम ही नहीं करती। पुल गिर रहे हैं, पुलों पर व्यंग्य लिखे जा रहे हैं, आत्महत्या हो रही पुलों की। यह सब सुनने के बाद लगता है कि बिहार के लोगों के शर्म ने भी आत्महत्या कर ली है, उसको उबारिए, वो बड़ा जरूरी है। समीर जी, जब पुल की बात हर्षवर्धन जी ने कही तो मेरे भी मन में विचार यही आ रहा था, जब तक मैंने ये ऑडियो क्लिप नहीं सुना था, केवल वीडियो देखा था, कि शायद नीतीश जी यही कह रहे होंगे इंजीनियर से कि भाई तुम एक तो ऐसा पुल बना दो जो बिना गिरे एक मौसम निकाल ले। देखिए, जब मुख्यमंत्री अगर सामने खड़ा हो और कोई भ्रष्ट अधिकारी हो या जो समय से काम करने वाला अधिकारी सामने खड़ा हो, तो मुख्यमंत्री के डर से उस अधिकारी के पैर डर से थरथर कांपना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कहे कि मैं आपके पैर छूने आ रहा हूं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ समस्या तो है स्वास्थ्य की, और ये कभी कभी उनके व्यवहार से नजर आ रहा है और लगातार नजर आ रहा है। बार बार पैर छूना, नालंदा के समय जब गए तो प्रधानमंत्री के पैर छू रहे थे, बाद में प्रधानमंत्री की उंगली देखकर कुछ कह रहे थे, प्रधानमंत्री को भी आश्चर्य हुआ। फिर अशोक चौधरी इनके एक मंत्री थे, उनके पिता महावीर चौधरी का निधन हो गया तो श्रद्धांजलि देने गए तो पिता को छोड़ मंत्री के ऊपर फूल बरसाकर आ गए। विधानसभा में जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, एनडीए की बैठक में जब एक मुख्यमंत्री ने इसका नमस्कार किया तो उनसे कहते आप कौन, तो मुख्यमंत्री एकदम चौंक गए। एक दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं पहचान पाए। तो जब इस तरीके का व्यवहार अगर नीतीश कुमार कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि उनके स्वास्थ्य के संग कोई गंभीर समस्या है एक मुख्यमंत्री के रूप में। और बिहार में तो अब चुनाव होने वाले हैं, और जिस तरीके से ऐसे कहा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार तो अब कम काम करते हैं, उनकी एक सहयोगी की टोली है जो उनसे काम करवा रही है। अब वो सहयोगी जो टोली है वो क्या काम करवा रही है। बिहार में जिस तरीके से करप्शन चल रहा है, ब्रिज गिर गया, उसके बाद से नीतीश कुमार का व्यवहार आप देखिए। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के साथ स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। भारतीय जनता पार्टी को उसको गंभीरता से लेना चाहिए। नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में भेजे और वहां अपना मुख्यमंत्री बनाए और निर्णय ले। चुनाव में जाना है, मुख्यमंत्री अगर ठीक नहीं है तो बिहार भी ठीक नहीं हो सकता, बिहार का स्वास्थ्य ज्यादा खराब होगा। मैंने भाजपा जनता दल यू को चलाएगी, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए, नीतीश कुमार को हटाए। अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, आपका स्वास्थ्य खराब है, तो मुझे लग रहा है पूरे राज्य को उसके लिए भुगतान नहीं करना चाहिए। सर, राज्य क्यों बिहार चाहता था, सुनिए, पूरा बिहार चाहता था कि बीजेपी नीतीश कुमार के साथ अब नहीं जाए। तो बीजेपी जब स्वयं चली जाती है तो उसमें नीतीश कुमार का कहां दोष है? हर्षवर्धन जी कह रहे थे एक पार्टी को बहुमत दे, एक पार्टी खड़ा हो कि अकेले चुनाव लड़े, कि हम अकेले लड़ रहे हैं, बहुमत दे तभी तो बिहार के लोग बहुमत देंगे। वो स्थिति बीजेपी पैदा नहीं होने देती है और ना आरजेडी पैदा होने दे रही है। तो ये है बिहार की इस समय समस्या। समीर जी, इस मानस के साथ वैसे भी जाके मार्गदर्शक मंडल में ही भेज दिया जाए तो क्या करेंगे? अच्छा, एक बड़ा हास्यास्पद है और बहुत अजीब सा दृश्य है ये मीनाक्षी जी, सच में, कि एक प्रशासक, भाई प्रदेश का सबसे बड़ा प्रशासक है, अगर कोई प्रशासनिक स्तर पे गलती है, उसके बार बार रिमाइंडर्स देने के बाद भी, उसके बार बार अनुरोध निवेदन तक का शब्द यूज किया, इसके बाद भी अगर जेपी गंगा पथ का फेज 2 समय से नहीं पूरा हो रहा है तो 1 मिनट का काम है प्रशासक के लिए। कोई भी अच्छा प्रशासक उस पर सस्पेंड करे, टर्मिनेट करे, उसके सारे टर्मिनल बेनिफिट्स रोके। इतने सारे, मतलब प्रशासन में तो इतने सारे दंड के विधान है, अगर वो ठीक नहीं कर रहा है दंड दीजिए। लेकिन ये हास्यास्पद स्थिति पैदा करना का आप नहीं कर रहे, मैं आपका पैर ही छू लेता हूं तब भी आप कर दीजिए, ये बड़ी अजीब सी बात है। एक पन्ना बस पकड़ाने की जरूरत है और 1 मिनट में, और किसी काबिल अफसर को लगा दीजिए जो टाइमलाइन के साथ
बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से उस काम को पूरा करने की योग्यता रखता हो। ऐसा थोड़ी है कि पूरे प्रदेश के उस विभाग में कोई ऐसा काबिल अफसर नहीं होगा और लोगों की दृष्टि में नहीं होगा, ऐसा नहीं संभव है। ऐसे लोगों के भरोसे ही संस्थाएं चल रही हैं, संगठन चल रहे हैं, विभाग चल रहे हैं। ऐसे किसी को वहां अपॉइंट कीजिए, ये होना चाहिए। ये देखिए हर्षवर्धन जी, तेजस्वी यादव क्यों ना ये कटाक्ष करें, क्यों ना इन्हें अमान्य कहें, क्यों ना इन्हें अक्षम कहें। अगर इस तरीके की तस्वीर एक बार नहीं, दो बार नहीं, और समीर जी ने तो इतने सारे इंसिडेंट्स बता दिए हैं अलग अलग मौके पर, बीजेपी की मजबूरी क्या है फिर? देखिए, बीजेपी को लगता है, और वो काफी हद तक सही भी है, अभी जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, अभी भी एक वोट बैंक है जो नीतीश कुमार के साथ बना हुआ है, और जिसको कहते हैं कि इस देश में अगर दो नेताओं की, दो क्षत्रपों की राजनीति बची रह गई, या कहें कि वो ताकत दिखी, तो एक महाराष्ट्र में शरद पवार बैठे हुए हैं, दूसरे नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। इन दोनों ने दिखाया कि आप कितना भी खारिज कर लीजिए, लेकिन हमारे पीछे एक बड़ा, एक पूंजी है, एक कैपिटल है जो हमारे साथ खड़ी होती है। इनके ऊपर कितने आरोप लगे, शरद पवार के ऊपर क्या क्या आरोप महाराष्ट्र में नहीं लगे, दाऊद से जुड़ा हुआ है, नवाब मलिक के रिश्ते निकल आए, क्या क्या नहीं कहा गया, भ्रष्टाचार का मसला, 12 जगह धमाके हुए, 13वीं जगह मस्जिद बंदर जोड़ दी, क्या क्या नहीं किया। लेकिन शरद पवार की एक पॉलिटिकल कैपिटल है, वो उन्होंने दिखाया। नीतीश कुमार भी उसी तरह के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार अगर दूसरी तरफ चले जाएंगे तो चाहे जिस अवस्था में रहेंगे उधर लाभ दे देंगे, उनकी सरकार बनवा देंगे। इस चक्कर में, और लालू जी को भी यही लगता है, इसीलिए दो बार करने के बावजूद, इतना उनके परिवार को अपमानित करने के बावजूद, लालू जी के जेल जाने की वजह नीतीश कुमार है। सारा कुछ उसी समय शुरू हुआ। दोनों का झगड़ा विश्वविद्यालय के समय का है, दोनों जेपी के चेले हैं, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए, उसी पटना विश्वविद्यालय से निकले हुए। लेकिन ये ऐसी एक स्थिति है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार के लोग तय करेंगे ना। जब आप किसी पार्टी को उस तरह की स्थिति में, ठीक है अभी गठजोड़ में लड़ते हैं, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा क्लियर मैंडेट देंगे तो बहुत साफ साफ नजर आता है कि किधर दिशा जा रही। अभी वो लगता है कि नहीं 43 सीट्स, और अगर 43 सीट्स है तो किधर भी चले जाएंगे वो भारी पड़ जाएगा। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए नीतीश कुमार को लेकर जब तेजस्वी यादव अपनी ताकत से वहां खड़े हैं, तेजस्वी यादव की दूसरी चीजें होंगी तो उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पत्रकार होने के नाते जो सामने जो दिख रहा है उस पर बात करनी चाहिए। तेजस्वी अगर उस जगह पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, और देखिए तेजस्वी को तो नुकसान हुआ, राष्ट्रीय जनता दल के तो सिर्फ 4 सांसद जीते हैं, उनको तो कोई खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो गठजोड़ के साथ है और वो अपनी ताकत से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर है उनके मन में तो इच्छा होगी ना कि मुख्यमंत्री की कुर्सी बस आते आते रह गया, बस एकदम जिसको कहते हैं कि सामने तो हाथ से उठाया लेकिन मुंह को न लगा पाया, वही वाला हाल हो गया। तो वो उसी स्थिति में, तो मुझे लगता है कि वो ये काम करेंगे ही करेंगे। नीतीश कुमार जो है, सुनिए ना सर, नीतीश कुमार जो है थाली में सजा कर तेजस्वी यादव को मुद्दा दे रहे हैं कि आइए आप मुझ पर कटाक्ष करिए। नहीं, पहले एक जरा फैक्ट की ओर ध्यान दीजिए। बिहार के लोगों ने, हर्षवर्धन जी, 5 चुनाव लालू यादव को लगातार हराया, उनके परिवार के सारे लोगों को हरा दिया, उनको 18 सीटों तक सीमित कर दिया, लोकसभा में 1 सांसद नहीं भेजा है, 5 चुनाव हराया। नीतीश कुमार ने अपनी महत्वाकांक्षा में नरेंद्र मोदी को छोड़ने के बाद, भाजपा को छोड़ने के बाद 2015 में जब से लालू जी के साथ जो है गठबंधन किया, फिर उस पार्टी का उभार हुआ है। तो उसको फिर से, जिसको जनता ने नकार दिया था लालू यादव की पार्टी को, उसको बिहार में खड़ा करने वाले फिर से नीतीश कुमार हैं, इनके कारण आया। उसी प्रकार से रामविलास पासवान के पूरे खानदान को बिहार के लोगों ने हरा दिया था 3 चुनाव लगातार, उसको बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। और ये दोनों पार्टियां जो हैं, इन दोनों की बदौलत खड़ी हुई हैं। आज तेजस्वी यादव की लोकप्रियता है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन बिहार की जनता ने लालू जी को हराया, एक परिवार का आदमी नहीं जीता है उनका। तो इसीलिए कह रहा हूं कि बिहार के फैक्ट को, ये जो दुर्दशा है आज नीतीश कुमार की, उनके द्वारा स्वयं पैदा की गई है, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको पैम्पर्ड चाइल्ड बना के, और इस बार की सिचुएशन ये था कि बिहार के सारे नेता चाहते थे कि हम लोकसभा चुनाव इस बार अकेले लड़ें, और मेरा अपना आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले लड़ती तो 22 से 24 सीटें आराम से बिहार में वो जीत सकती थी। और जानबूझ करके आप एक नीतीश कुमार, जिसके बारे में कथा कहे मैं 4-5 और सुना दे सकता हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी का रोड शो था उस दिन उनकी क्या दशा थी,
आप देखिए ट्रक पर क्या क्या आवाज उठी है, वो घरों में क्या कर रहे थे, वो सारा कुछ सबको पता है बीजेपी को, लेकिन फिर भी आप उनको ढो रहे हैं क्योंकि दो जाति का एक समीकरण दिखाई देता है। लेकिन साहस अगर किया जाए तो दो जाति का समीकरण टूट सकता है। कोई भी जाति इतनी अंधी नहीं होगी कि ये एक अयोग्य व्यक्ति को, जो बिहार में एक जिसको जंगल राज को लोगों ने नकार दिया, उसको फिर से खड़ा कर देगा, जो असंतुलित मानसिक रूप से हो जाएगा, वो जाति हमेशा उसी के साथ खड़ी रहेगी। आपको विकल्प देना है, देना चाहिए। नहीं, और इस पर मैं सहमत हूं कि भारतीय जनता पार्टी साहस नहीं कर पा रही है, उसका भी बहुत बड़ा असर है। भारतीय जनता पार्टी को साहस करना चाहिए अकेले चुनाव लड़ने। और रविशंकर प्रसाद और विजय सिन्हा तो वहीं पर मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ये पूरी घटना घटी और किसने नहीं देखी। इसके बावजूद अगर बीजेपी साहस नहीं दिखा रही है, या हो सकता है दिखाए, विधानसभा चुनाव में क्या होगा? नहीं, इसकी संभावना नहीं, बिल्कुल संभावना नहीं। ठीक है, अब बिहार के बाद बात हरियाणा की, जहां विधानसभा चुनाव से पहले बड़े सियासी खेल और दांवपेच जारी है। अब यहां बीएसपी चीफ मायावती ने एक बड़ा दांव चला है। इंडिया नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने तीसरी बार गठबंधन कर लिया है। इससे पहले दोनों पार्टियों के बीच 196 में लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार गठबंधन हुआ था। हरियाणा चुनाव में जातियां बहुत मायने रखती हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 32 पर जहां जीत और हार का फैसला जाट करते हैं, वहीं तकरीबन 17 सीटों पर भी उनका अच्छा खासा दखल है, जबकि 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित निर्णायक हैं। बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने कहा कि हाल में मायावती और चौटाला ने गठबंधन के संबंध में एक लंबी बैठक की थी और उसी बैठक में यह तय किया गया कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों में से बसपा 37 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीएसपी और आईएनएलडी ने गठबंधन करके बीजेपी और कांग्रेस दोनों की क्या मुश्किलें बढ़ा दी हैं? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि मायावती के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था हरियाणा में, और जिसके साथ गठबंधन किया उनके पास भी बहुत ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उनके पास अभी दुष्यंत चौटाला एक बड़ा वोट बैंक अपना लेकर चले गए हैं। खट्टा सरकार में वो रहे, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं मिली तो वो अलग हो गए थे। देखिए, मायावती का जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर पराभव हुआ है, जिस तरीके से वोट बैंक शिफ्ट हुआ, भले ही 10% वोट मिला, जो खराब प्रदर्शन रहा, मायावती को लग रहा है कि अब मुझे वापस हिंदुस्तान के अंदर अपने वोट बैंक को, जहां गठबंधन जरूरी है वहां में गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। तमिलनाडु में मायावती गठबंधन में चुनाव लड़ती रही है, राजस्थान में 1-2 छोटी पार्टी से गठबंधन करने की कोशिश की थी, हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ी है। जहां दलित, ऐसा मायावती को लगता है कि वोट बैंक इकट्ठा होकर हमें वोट कर सकता है, उसने वहां पर गठबंधन किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी भी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, 2019 में 10 की 10 सीटें जीती थी, इस बार 5 सीटें कांग्रेस जीत गई है, 5 सीटें बीजेपी के पास रही है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष नया नियुक्त किया, अभी 2 दिन पहले ही, ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं। मुख्यमंत्री अभी कुछ समय पहले बदल दिया था, वहां पर ओबीसी समुदाय से सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है इस बात को कि जिस तरीके से जाट वोट बैंक कांग्रेस के पास शिफ्ट हुआ है, तो उन्हें ओबीसी वोट करना है और दलित वोट बैंक जो शिफ्ट होने की स्थिति में उसे बचा कर रखना है। तो मायावती अब वहां पर गठबंधन कर 1 या 2 सीटें जीतने की कोशिश करेगी। मुझे लग रहा है इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला है। हरियाणा का चुनाव हुड्डा बनाम बीजेपी, मतलब कांग्रेस बनाम बीजेपी का होने वाला है। इसमें कोई इंडियन नेशनल लोकदल या मायावती या जेजेपी कोई बड़ी भूमिका निभाएगी, मुझे इसकी संभावना कम लगती है। 2 पार्टियों के बीच चुनाव होने वाला है और दोनों में से कोई एक, कांग्रेस और बीजेपी में चुनाव होगा और दोनों में से एक कोई सरकार बनाएगा। देखिए, आप लोकसभा चुनाव को भी देखते हैं तो आईएनएलडी को तो करीब 1.5% के आसपास वोट मिला है, ज्यादा मिला नहीं। जेजेपी को 1.74% मिला है, बीएसपी को 2% से नीचे ही वोट है। विधानसभा चुनाव में भी दोनों को मिला लीजिए तो मैं देख रहा हूं कि बीएसपी को 4.21 और आईएनएलडी को 2.44% वोट मिला है। अब क्या है कि इस समय की परिस्थिति यह है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इस झूठ का जो एक दलितों के बीच जो गया, जिसका असर पड़ा है, मायावती लड़ती हैं तो अगर ये वोट थोड़ा बहुत तो काटती हैं तो कांग्रेस का वोट ही इधर आएगा, जो दलितों का अगर पूरा देखा कह रहे हैं कि वोट काटने वाली भूमिका तक वोट काटने वाली रहेगी। वहां तक अभी भी बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है वो 46.5 के आसपास है, कांग्रेस का 43 कुछ परसेंट है। तो वोट में अभी भी बीजेपी वहां ज्यादा है, ये नहीं कि वोट में कम है। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी से, खट्टर सरकार को लेकर बहुत कारणों से वो नाराजगी में लोगों ने विद्रोह किया, लोग उदासीन हो गए, कई जगह
कार्यकर्ताओं ने ठीक से काम ही नहीं किया, अपना वोट डाल के आ गए। और वो अभी भी चाहते हैं कि लीडरशिप को, हालांकि इन्होंने कह दिया है हरियाणा में अभी असंतोष लीडरशिप को लेकर खत्म नहीं हुआ है, वो उसकी एक क्षति है जिसको पूर्ति करनी है। बाकी बसपा अगर कुछ कर रही है तो देश की राजनीति के लिए अच्छा है, क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी अगर खत्म हो जाएगी तो दलितों के लिए देश में एक ऐसी पार्टी रही है जिसकी नेता को लेकर था कि एक अच्छे प्रशासक हैं, उन्होंने एक आंदोलन से जो है राजनीति बनाई है। तो अगर अलग अलग राज्यों में वो सक्रिय होती हैं, पार्टी फिर से खड़ी होती है, तो यह भारत की राजनीति की दृष्टि से ठीक है। जी, जाट और दलित ये कॉम्बिनेशन, हर्षवर्धन जी, क्या बीजेपी की कोई मुश्किल बढ़ा सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि ये किसी की मुश्किल बढ़ाने से ज्यादा अपनी प्रासंगिकता बचाए रहने का चुनाव है। अभय चौटाला के लिए भी, मायावती के लिए भी। मायावती पहली बार उपचुनाव लड़ने जा रही हैं उत्तर प्रदेश की सीटों पर। उन्होंने कहा कि मैं उपचुनाव लड़ूंगी। मायावती ने एक तरह से कहें कि इतनी जल्दी निर्णय बदलती नहीं है, जिस तरह से उन्होंने आकाश आनंद को हटाया और 46-47 दिन बाद फिर से लगा दिया। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं उनको अब ये समझ में आ रहा है कि अब उनकी राजनीति खतरे में। लगातार उनके ऊपर एक ठप्पा लगाने की कोशिश हुई और जो बहुत हद तक लगने लगा कि शायद ऐसा ही है कि मायावती कहीं भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर तो नहीं काम कर रही, और ये उनको नुकसान कर गया। मुझे लगता है बहन जी अब अपनी सबसे बड़ी कोशिश ये करेंगी कि जिस मायावती को कांशीराम ने एक उम्मीद के तौर पर, एक उस आंदोलन की नेता के तौर पर विरासत थमाई थी, क्या वो आंदोलन, क्या वो विरासत मायावती आगे ले जा पाएंगे, वो भी इन चुनावों से तय होगा। और मुझे लगता है कि उस कोशिश में अभय चौटाला के साथ जाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं अभी इसे जाट और दलित ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं देखता हूं, क्योंकि जाट दलित कॉम्बिनेशन अगर इनके पास होता तो ये नंबर्स में दिखते, ये इनको मिलने वाले वोटों में दिखते। अभी तो इनको अपना अस्तित्व दिखाना है, और अगर ये कुछ मजबूत होते हुए दिखे तो शायद जिस जाट दलित कॉम्बो की बात कर रहे हैं वो कुछ थोड़ा बहुत इनके नजदीक आता हुआ दिख पाएगा। नहीं, हमने बीजेपी की भी बात की, कांग्रेस की भी बात की, इनेलो की भी बात कर ली, मायावती की भी बात कर ली। हरियाणा में तो एक और पार्टी है, एक और स्टेक होल्डर है, आम आदमी पार्टी कहती है हम भी हैं मैदान में। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी मतलब कई बार होता है ना, अरविंद जी वो क्या कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। तो दिल्ली आके मुख्यमंत्री भले बन गए हैं, उनको कोई हरियाणा में पूछ नहीं रहा है। उनके जितने नेता थे एक एक करके सब निकल गए। जो नेता उनके प्रभारी होते हैं वो निकल लेते हैं, जो नेता उनके आंदोलन के होते हैं वो निकल लेते हैं। नवीन जय हिंद से लेकर तंवर तक वही कहानी हमने बार बार देखी। तो मुझे तो लगता है कि अभी तो आम आदमी पार्टी को यही तय करना है कि वहां उसका कोई आधार है या नहीं है। ठीक है, विधानसभा चुनाव में वो भी अपनी एक कोशिश करेंगे, अपना जो कहते हैं कि एक दावा करेंगे, लेकिन अभी तो उनके लिए सबसे बड़ा संकट है अरविंद जी क्या जेल से छूटने वाले हैं। अगर जेल से ही नहीं छूटने वाले हैं, भारत के इतिहास में पहली बार है किसी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का, किसी पार्टी के ऊपर रिश्वत की रकम अपने चुनाव में लगाने का आरोप लगा है, वो ज्यादा बड़ी मुश्किल है। आज कहानी कुर्सी की में चर्चा बस यहीं तक थी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी, अवधेश जी, स्वाति ओम जी, उपाध्याय जी, हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत सारे विषय हमने विस्तार से इस पूरे कार्यक्रम में चर्चा में शामिल किए।